welcome back my channel. I'm Neha and today I'm going to learning about for chronic osteomyelitis. So आज के इस वीडियो में हम क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस डिस्कस क्या हुआ था. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. तो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस होता क्या है. ऑस्टियोमाइलिटिस एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जो हमारे बोन्स एंड जॉइंट में हो जाता है. इसमें क्या होता है कि हमारी बोन्स और जॉइंट में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है. मेनली जो कॉमन साइट होती है वो हमारे लोअर एंड होते हैं. मीन्स लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया एंड लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ टिबिया. तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है और हमारे यहाँ पे एक एब्सिस फॉर्मेशन होता है, पश फॉर्मेशन हो जाता है. तो जो ये कॉमन जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियास. तो ये कॉमन बैक्टीरिया होता है. इसकी जो कॉमन साइट होती है वो मेनली हमारी बोन की मेटाफाइसिस होता है. मेटाफाइसिस को मेनली अफेक्ट करता है और वहाँ पे अपना एक फेवरेट साइट सेलेक्ट कर लेता है जहाँ पे हेयर पिन अरेंजमेंट होता है. हेयर पिन अरेंजमेंट मीन्स जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स मीन्स आर्टरी और वेन जो होती है वो एक दूसरे से मिलती है. वहाँ पे ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है. फेवरेट साइट होती है बैक्टीरिया की. वहाँ पे ये इन्फेक्शन ग्रो करता है. जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो कर जाता है. उसके बाद ये हमारी मैगुलरी कैविटी होती है उसे अफेक्ट करता है. एंड उसके बाद हमारे जो कैविटी के बाद बोन की आउट ऑफ द कॉर्टेक्स एंड नेक्स्ट वो करता है इन अदर जितनी भी डायरेक्शन होती है उन सभी में. तो हम आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में. जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस था ये हमारा हो गया लॉन्ग बोन, ये हमारा एपीफाइसिस हो गया, ये हमारा मेटाफाइसिस हो गया, ये हमारा डायाफाइसिस हो गया, ये हमारी एपीफाइसिल प्लेट हो गई. तो जो बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया वो हमारे मेनली मेटाफाइसिस में वो स्प्रेड करता है क्योंकि उसकी फेवरेबल साइट होती है. तो यहाँ पे हमारा हेयर पिन अरेंजमेंट हो रहा है. यहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स आ रही हैं, आर्टरीज आ रही है, इधर से हमारी वेन होती है वो आ रही. तो यहाँ पे इन दोनों का मिलते हैं दोनों तो ये फेवरेबल साइट हो जाती है. यहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है एंड ग्रो करने के बाद ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे अलोंग द मेडुलरी कैविटी स्प्रेड करता है, मेडुलरी कैविटी में आता है. एंड अलोंग द हमारे जो कॉर्टेक्स होता है वहाँ कॉर्टेक्स में ये हमारी जो लेयर होती है मीन्स एक साफ्ट पे हमारी जो आउटर कवरिंग होती है तो पहले उसे वो डिस्ट्रॉय करता है. जैसे कि ये हमारी पैरोनियम जो कवरिंग हो गई तो ये क्या होगा बीच बीच में से डिस्टर्ब करने लगा, डिस्ट्रॉय करने लगा. उसके बाद ये बाहर हमारी बोन के पास क्लस्ट्रम फॉर्मेशन कर देता है मीन्स एक न्यू बॉन्ड फॉर्म कर देता है. एंड ये नेक्स्ट अदर डायरेक्शन में जो स्प्रेड करता है, अदर डायरेक्शन में स्प्रेड करता तो है पर हमारा जो एपीफाइसिल प्लेट होती है वो उसे स्प्रेड करने से रोकती है. तो ये एपीफाइसिल प्लेट है आगे स्प्रेड नहीं करने देती और यहाँ पे एक कोल्ड एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद ये बस्ट कर जाता है और अदर सारी डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाता है और अदर टिश्यूज़ को जॉइंट को अफेक्ट कर देता है. तो ये मेनली हमारा था एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस. एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस का जो ट्रीटमेंट था वो विदिन 24 आवर्स एंड आफ्टर 24 आवर्स. तो विदिन 24 आवर्स में यदि पेशेंट मतलब मेनली अफेक्ट ये बच्चे को करता है तो बच्चा यदि हमारे पास 24 आवर्स में आ जाता है तो वहाँ पे कोल्ड एब्सिस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो ट्रीटमेंट हो जाता है आसानी से. बट जब बच्चा जो होता है वो हमारे पास 24 आवर्स के बाद में आता है तो वहाँ पे क्या होता है कोल्ड एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है. तो वहाँ पे हमें सर्जरी करनी पड़ती है, ड्रेन करना पड़ता है और ये सारी प्रोसेस होती हैं एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस. जब हमारा एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस. तो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस होता है ये भी उसी इन्फेक्शन से होता है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन होता है मीन्स स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होता है. और इसमें जो इन्फेक्शन हुआ है वो भी चाइल्ड में है पर किसी भी एज पे हो जाता है. जब हमारा जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो ये किसी भी एज में हमें क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस देखने को मिल जाता है. तो इसके जो कॉजेज़ है वही ट्यूबरक्लोसिस है एंड फंगल इन्फेक्शन होता है. तो ये 3 टाइप से होता है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, सेकेंडरी टू एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस, गैरी ऑस्टियोमाइलिटिस एंड ब्रोडी एब्सिस. So first point है the term osteomyelitis is used for chronic pathogenic osteomyelitis.
जो ऑस्टियोमाइटिस की टर्म है उसे हम क्रोनिक ऑस्टियोमाइटिस, पायोजेनिक ऑस्टियोमाइटिस कहते हैं। कॉजेज है ट्यूबरक्लोसिस फंगल इन्फेक्शन 3 टाइप से होता है, क्रोनिक ऑस्टियोमाइटिस, सेकेंडरी टू एक्यूट ऑस्टियोमाइटिस, गैरेज ऑस्टियोमाइटिस एंड ब्रोडियोप्सिस। तो ये वाला आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आपको गैरेज ऑस्टियोमाइटिस के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। जो गैरेज ऑस्टियोमाइटिस होता है ये नॉन सुपरेटिव क्रोनिक ऑस्टियोमाइटिस होता है। ये हमारे मीन्स लोकल पेन से स्टार्ट होता है, एक्यूट लोकल पेन होता है एंड टेम्परेचर होता है हमारा हाई लो हो जाता है और स्वेलिंग देखने को मिलती है, पायरेक्सिया हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस भी एरिया पे पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो वहाँ पे हमारे जो फ्यूजिफॉर्म ओसियस जो होता है, मीन्स हमारे बोन का जो कार्टिलेज होता है, ऑसियस फॉर्मेशन जो होता है वो लार्ज हो जाता है, टेंडरनेस हो जाती है। सो इसका ट्रीटमेंट भी सेम इसके तरह है, इसमें होल किया जाता है, ड्रेनेज किया जाता है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज बॉडी एब्सिस। बॉडी एब्सिस में क्या होता है, जैसे कि इसमें नाम में ही लिखा हुआ है एब्सिस। जो इस टाइप का ऑस्टियोमाइटिस जो होता है वो जब होता है हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एबल नहीं होता है, काम नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसमें एब्सिस में क्या होता है, पस जेली लाइक ग्रेन्युलेशन टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे बोन के आउट मीन्स बोन के जो फेमरल साइट होती है वहाँ पे देख, जैसे इस टाइप का हमें गोल गोल जैसे सर्कुलर वे में हमें पस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसे हम जोन ऑफ स्क्लोसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है और ये हमारे अपर एंड ऑफ टिबिया एंड लोअर एंड ऑफ फीमर पे देखने को मिलता है। और इसकी जो पेशेंट की जो एज होती है वो 11 से 20 ईयर्स की एज में हमें ये देखने को मिलेगा। मेनली मेटाफाइजिस को अफेक्ट करता है और ये नाइट में बहुत पेन करता है, वर्श हो जाता है। एंड उसके बाद जब हम इसका रेडियोलॉजिकल फीचर देखते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहाँ पे ये जोन ऑफ स्क्लोसिस दिखाता है, हमारे सराउंडिंग टिश्यूज़ में सर्कुलर वे में दिखता है। एंड इसका ट्रीटमेंट करते हैं ऑपरेशन के थ्रू, एंटीबायोटिक भी देते हैं और सर्जिकल इवैक्यूएशन करते हैं क्यूटेज के फॉर्म में। तो हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट जो इसका है वो इसमें पढ़ेंगे, वही इन दोनों का भी सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो देखते हैं। सो पैथोलॉजी देखते हैं क्रोनिक ऑस्टियोमाइटिस की। सबसे पहले हमारा आता है डिलेड एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। कैसे होता है ये क्रोनिक ऑस्टियोमाइटिस, जब हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो डिले हो जाए या इनएडिक्वेट हो, प्रॉपर वे में ना हो पाए, तो क्या होगा, हमारा जो पस फॉर्मेशन हुआ है, एब्सिस फॉर्मेशन हुआ है, वो स्प्रेड कर जाएगा मेडुलरी कैविटी में, हमारे पेरिस्टियम लेयर में। तो ये स्प्रेड कर जाता है और इसका कॉमन जो कॉज होता है वो हमारा परसिस्टेंस ऑफ ऑस्टियोमाइटिस, मीन्स रेगुलर हमारा जो ऑस्टियोमाइटिस चल रहा है वो हमारा कॉमन कॉज हो गया। एंड सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन होता है, मीन्स सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन एक न्यू वॉर्म फॉर्मेशन हो जाता है हमारी कैविटी के ऊपर। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसरस बोन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटी विद इन द बोन, मीन्स हमारी जो कैंसरस बोन होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है और हमारी जो कैविटी फॉर्मेशन होता है वो भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं होता, डिले हो जाता है, तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पस फॉर्मेशन हो गया, पस फॉर्मेशन होने के बाद वो मेडुलरी कैविटी में स्प्रेड कर गया, सबपेस्टल लेयर में स्प्रेड कर गया, कॉमनेस्ट कॉज हो गया कि बहुत टाइम से ये ऑस्टियोमाइटिस चल रहा है, सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन हो गया, हमारी कैंसरस बोन हो गई वो डिस्ट्रक्ट हो गई। सो नेक्स्ट है टाइप एंड विरुलेंस ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या, विरुलेंस ऑर्गेनिज्म मीन्स हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या, डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा एबल नहीं होता है, मीन्स प्रॉपर वे में हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वर्क नहीं कर रहा है, इम्यूनिटी हमारी कम हो गई है। तो क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो बैक्टीरिया वायरस ईजिली ग्रो कर जाएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म हमारा वीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल द डैमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ विरुलेंट ऑर्गेनिज्म। जो हमारे विरुलेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स बैक्टीरिया वायरस फंगल इन्फेक्शन, तो ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, इन्हें कंट्रोल नहीं किया कर पाते हैं क्योंकि हमारा मैकेनिज्म होता है वो एबल नहीं होता है। रिड्यूस होस्ट रेजिस्टेंस। रिड्यूस होस्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, होस्ट रेजिस्टेंस मीन्स इस बॉडी में ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वो होस्ट हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस कम करना, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देना। तो हम वो तभी होगा जब हम माल न्यूट्रिशन होंगे, प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगी हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
The host bone respond by generating more and more subparietal new bone is deposited in irregular fashion. जो होस्ट बोन होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न हुई सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन हुआ है वो हमारी पैरोस्टियल लेयर पे न्यू बॉर्न फॉर्मेशन हो जाता है और वहाँ पे ये एक डिपॉजिट हो जाती है इरेगुलर वे में। सही है, हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, इस टाइप का डायग्राम है। तो ये हमारा क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है, मीन्स सपोज जैसे कि ये हमारा बोन की पेरिस्टियम हो गई, यहाँ से जो ये पस स्प्रेड करके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो डिपॉजिट होके यहाँ पे एक स्क्वेस्ट्रम फॉर्मेशन कर देता है, न्यू बॉर्न फॉर्मेशन कर देता है। वो इरेगुलर होती है, इरेगुलर होती है एक टाइप से, उसकी जो हार्ड एंड रॉ टाइप की होती है, सरफेस इरेगुलर होती है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये डेड बोन होती है, सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन जो होता है। तो वही यहाँ पॉइंट दिया गया है, जनरेट हो जाती है मोर और मोर सबपेरिस्टल न्यू बोन एंड डिपॉजिट होता है इरेगुलर फैशन। नेक्स्ट पॉइंट है थिकनिंग ऑफ बोन। बोन की थिकनिंग, बोन की थिकनिंग क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा बोन है, ये हमारी बोन है, पर ये क्या हुआ, आउटसाइड जो डिस्चार्ज होने की वजह से यहाँ पे जो डेड बोन है कस्टम फॉर्मेशन होने लगा है, जिससे कि इसकी जो बोन की जो थिकनिंग है वो और ज़्यादा हो गई है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यू डिस्चार्ज ऑफ पस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ साइनस। जब हमारा कंटिन्यू डिस्चार्ज वो डिस्चार्ज होता रहता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है साइनस फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट इज Subcustum is a piece of dead bone surrounded by infected granulation tissues tied to eat subcustum away. ये subcustum क्या है हमारा, ये डेड बोन का पीस होता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, और ये हमारे सराउंडेड किसके हो आता है, इन्फेक्शन ग्रैनुलेशन टिश्यूज के, और ये ट्राई करता है वहाँ की जो बोन होती है उसे ईट करने का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट अपियर पेल एंड हैज़ स्मूथ इनर एंड रफ आउटर सरफेस। तो ये क्या हो गया, इसकी जो लेयर होती है, सरफेस होती है, वो स्मूथ होती है इनर, एंड आउटर साइड होती है बहुत रफ सरफेस होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनवॉल्यूक्रम। इनवॉल्यूक्रम में क्या होता है कि डेंस स्क्लेरोटिक बोन होती है ओवरलैइंग स्क्वेस्ट्रम। जो हमारा स्क्वेस्ट्रम फॉर्मेशन हुआ है, डेड बोन फॉर्मेशन हुआ है, उसके ऊपर एक डेंस स्क्लेरोटिक बोन हो जाती है, डेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इससे हमारा जो लिम्ब की जो हमारी बोन है, बोन की गर्थ होती है वो बढ़ जाती है, थिकनिंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें क्या होता है इनवॉल्यूक्रम में, तो इनवॉल्यूक्रम में देखने को क्या मिलता है, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बोन हमारी उस टाइप से देखने को मिलती है जैसे कि टर्माइट होती है जो लकड़ी में लग जाती है, तो उसके बाद हमारी जो बोन होती है रफ रफ हो जाती है और उसमें होल होल टाइप के देखने को मिलते हैं, वहाँ से पस निकलता है। देयर मे बी सम होल एंड पस टू फाइंड वे आउट ऑफ आर काल क्लॉकिया। तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकिया, जैसे कि हमारे आपने देखा होगा लकड़ी में जब टर्माइट लग जाती है, तो उस टाइप के हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा बोन है। ये तो कैसी होगी, डेड बोन हो गई, कस्टम फॉर्मेशन हो गया इसमें, और इसका इनवॉल्यूक्रम है। इनवॉल्यूक्रम में क्या होता है, होल होल स्ट्रक्चर हो जाते हैं जिसे हम क्लॉकिया बोलते हैं। सो ये हमारी पैथोलॉजी थी। पैथोलॉजी में हमने देखा कि कैसे हमारी जो बोन है उसमें इरेगुलर मीन्स फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले तो हमारा इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट होता है, फिर किस टाइप का विरुलेंस ऑर्गेनिज्म आता है, फिर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कम हो जाता है, और जो इन्फेक्शन होता है स्टोमाइटिस का वो परसिस्ट कर जाता है और एक न्यू फॉर्मेशन करता है, न्यू जनरेट करता है पेरिस्टल न्यू बोन, जिससे इरेगुलर टाइप से होती है ऑस्टियोमाइटिस में, और इरेगुलर सरफेस होती है थिक एंड थिन एंड उसकी जो थिकनिंग होती है बोन की वो बढ़ जाती है, पस फॉर्मेशन होता है, डिस्चार्ज होने लगता है, पस फॉर्मेशन ऑफ साइनस करता है। एंड हमने देखा था कि सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन होता है पीस ऑफ डेड बोन और सराउंड होता है हमारे ग्रैनुलेशन टिश्यूज के। उसके बाद हमने इनवॉल्यूक्रम देखा। इनवॉल्यूक्रम में क्या होता है कि स्क्लेरोटिक बोन हो जाती है स्क्वेस्ट्रम के आसपास डेंस में, एंड वहाँ पे कुछ कुछ होल्स देखने को मिलते हैं इनवॉल्यूक्रम में, और वहाँ से पस फाइंड अवे होता है, वहाँ से बाहर निकलता है पस, जिसे हम उन होल को कहते हैं क्लोकिया। सो अब डायग्नोसिस देखने वाले हैं। सो डायग्नोसिस मेनली हमें जो डिजीज़ होती है वो चाइल्डहुड में देखने को मिलती है, जो ऑस्टियोमाइटिस होता है, बट ये प्रेजेंट हो सकती है किसी भी एज में, और इसका जो कॉमन साइन होता है वो हमारी साइट होती है वो लोअर फीमोरल एंड होता है। सो पेशेंट जो आता है, बच्चा जो आता है हमारे पास, वो प्रेजेंट उसकी कंप्लेन क्या होती है कि वहाँ पे क्रोनिक साइनस डिस्चार्ज हो रहा है, पेन हो रहा है,
और वहाँ पे मीन्स साइनस जो है वो एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका एक्यूट एक्सेलरेशन हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्वालिटी डिस्चार्ज की जो है वो वेरी करती है, किस टाइप का पस है, थिक है, थिन है, वो देखने को मिलता है हमें। स्मॉल फ्रेगमेंट, बोन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं साइनस के फॉर्म में। और पेन वो देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। और एक्सरे एमआरआई करेंगे तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ और ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंप्लेन हो गई, डिस्चार्ज फॉर साइनस, परसिस्टेंट पेन एंड स्वेलिंग। सो डायग्नोज करने के बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। तो एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलता है कि क्रोनिक डिस्चार्ज साइनस होता है, जो साइनस जो वर्स्ट आउट स्प्रेड करता है बाहर की ओर। तो साइनस जो होता है एक क्रोनिक इन्फेक्शन में होता है और ये फिक्स होता है बोन में एंड इंडिकेट करता है इन्फेक्शन इज कमिंग फ्रॉम द बोन। ये फिक्स होता है पहले तो, फिर उसकी वजह से ही स्प्रेड करने वाला था, तो एक हमें एक सिग्नल देता है, इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन बोन के पास आ रहा है। एंड नेक्स्ट हमारा थिक इन इरेगुलर बोन देखने को मिलती है, थिक देखने को मिलती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे नॉर्मल लिम्ब से, उसको गर्थ को मेजरमेंट करेंगे, कंपेयर द गर्थ ऑफ अफेक्टेड बोन टू द नॉर्मल बोन। एंड एडजेसेंट जॉइंट में क्या होगा, मे बी स्टिफनेस देखने को मिल जाती है। एंड वहाँ पे एक्सेसिव स्कारिंग सॉफ्ट टिश्यूज का अराउंड, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जॉइंट होता है वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज के एक्सेसिव स्कारिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टेंडरनेस देखने को मिलती है पेशेंट को, जब हम डीप पाल्पेट करते हैं तो हमें यूजुअली माइल्ड या मॉडरेट टेंडरनेस देखने को मिलती है। तो ये हम जब भी हम एग्जामिन करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हमें देखने को मिलेगा। क्रोनिक डिस्चार्ज हो गया, इरेगुलर बोन हो गई, थिक बोन हो गई, टेंडरनेस है, एडजेसेंट जॉइंट है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या पता करेंगे कि हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिन करेंगे, एक्सरा कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, जिससे कि हमें एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो पता चल सके, कौन से जॉइंट पे ये प्रॉब्लम हो रही है वो एक्चुअली में हमें पता चल सके। तो हम एक्सरा कराएंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा थिकनिंग एंड इरेगुलरिटी ऑफ कॉर्टेक्स, मीन्स थिक मिलेगी, गर्थ होगी वो थिक हो जाएगी, और इरेगुलरिटी बोन में मिलेगी क्योंकि वहाँ पे इन्वॉल्यूम का फॉर्मेशन, कस्टम फॉर्मेशन होता है। एंड पैचेस क्रॉसेस देखने को मिलेगा, बोनी कैविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी, कैसी हो गई, अफेक्टेड हो गई कैविटी। एंड सिक्वेस्टम फॉर्मेशन मिलेगा, इन्वॉल्यूम मिलेगा एंड क्लॉकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमें। इन्वॉल्यूम में क्या बताया था मैंने कि वो हमारी जो बोन होती है वो स्क्लेरोटिक बोन हो जाती है स्क्वेस्ट्रम के अराउंड, और वहाँ पे कुछ होल्स देखने को मिलते हैं, उसे हम क्लॉकिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम जब सीटी स्कैन कराएंगे तो सीटी स्कैन में क्या होता है, बेटर इमेजिंग आएगा, अच्छे से हम उसे देख सकेंगे। जो भी डायग्नोस करेंगे, एनी डाउट, कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए हम डायग्नोस सीटी स्कैन से प्रॉपर वे में दिख जाता है। तो हम कोई भी डाउट होता है तो उसे हम एक हमारा जो बायोप्सी टेस्ट होता है, डाउटफुल कंडीशन में हम उस टेस्ट को करा सकते हैं। एंड बिफोर सर्जरी से पहले हम सीटी स्कैन कराते हैं, जिससे कि हम एक्चुअल डायग्नोसिस पता चल सके, एग्जामिन हम कर सकें। नेक्स्ट इज सीनोग्राम। सीनोग्राम में क्या होता है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टेराइज कैथेटर होता है वो हम साइनस में एंटर कराते हैं। जो थिन कैथेटर होता है वो साइनस फॉर्मेशन, यहाँ पे मतलब जो डेड बोन है, पस फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ पे हम इंटर कराते हैं पस। एंड वहाँ पे हम तो एक ओपेक डाई इंजेक्ट कराते हैं, रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट टू द एक्सरा टेकन। हम एक डाई इंजेक्ट कराएंगे, फिर उसमें एक्सरे से हम देखेंगे। तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि डाई होती है वो कलरफुल करती जाती है, जहाँ पे भी उसकी जो इन्फेक्शन है उसकी रूट है वहाँ तक वो जाती है, तो वहाँ से हम पूरा एग्जामिन कर सकते हैं कि इसकी रूट कहाँ पे है, और वो कलरफुल कर देते हैं, डाई कर देते हैं, जो हमें ईजिली समझ सकते हैं कहाँ रूट है, और हमें उसे सर्जरी करने में बहुत आसानी होती है। द रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट एंड एक्सरे टेकन, डाई ट्रेवल टू द रूट ऑफ इन्फेक्शन एंड हेल्प लोकलाइज कैविटी। तो ये हेल्प करती है उस कैविटी तक जाने में। सो नेक्स्ट हम टेस्ट जो कराते हैं, हम ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि TLC होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ESR होता है वो इंक्रीज हो जाता है देखने को मिलता है। एंड पस टेस्ट कराएंगे तो हम पस कल्चर करा सकते हैं, कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरिया है, एंड हेल्प सिलेक्ट द प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक। और इससे हम पस कल्चर कराने के बाद हमें इजली होगा समझने में कि हमें कौन सा ड्रग होगा वो सिलेक्ट करना है,
क्योंकि कल्चर हो जाएगा तो हमें बैक्टीरिया पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया, तो हम उसके एंटीबायोटिक हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अदर डिजीज से और क्रोनिक ऑस्टियोमाइटिस को। सो ट्यूबरकुलोसिस ऑस्टियोमाइटिस भी होता है, उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इसके भी साइन सिम्टम्स सेम होते हैं। एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जब सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है तो इसके क्लिनिकल फीचर्स एंड इटियोलॉजी भी सेम होती है। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है इंक सार्कोमा। इंक सार्कोमा में क्या होता है कि बोन और जॉइंट के सराउंडिंग एरिया में जो सार्कोमा मतलब कैंसर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कराने से पहले हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे कुछ एम होते हैं। तो वो एम क्या होता है कि जो भी डेड बोन है हुई, कस्टम फॉर्मेशन हुआ, कोल्ड एब्सेस हुआ, उसे हमें रिमूव करना है, डिस्चार्ज करना है, वहाँ से ड्रेनेज करना है कोल्ड एब्सेस को, ट्रीटमेंट अच्छे से करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, और जो भी इन्फेक्शन है उसे रिमूव करना है। तो फर्स्ट है रिमूवल ऑफ डेड बोन, जो भी डेड बोन है उसे रिमूव करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ डेड स्पेस एंड कैविटीज। हमें एलिमिनेट करना है, जैसे डेड स्पेस हो गया, कैविटीज हो गई। एंड रिमूवल इन्फेक्शन ग्रैन्युलेशन टिश्यूज, इन्फेक्शन को रिमूव करना है। तो हम देखते हैं ऑपरेटिव प्रोसीजर। ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, 5 टाइप से हम ऑपरेटिव प्रोसीजर कर सकते हैं। एक सुक्वेस्टेक्टोमी है, सोशरेजन है, कर्टेज है, एक्सीजन ऑफ एंड इन्फेक्टेड एंड एम्पुटेशन। तो सुक्वेस्टम में क्या होता है, सुक्वेस्टेक्टोमी में क्या होता है, जो हमारा न्यू बॉर्न फॉर्मेशन हुआ है, सुक्वेस्टम फॉर्मेशन हुआ है, तो हम उससे रिमूव कराते हैं। सोशरेजन में क्या होता है कि जो बोन होती है उसकी कैविटी को रिमूव कराते हैं। एंड कर्टेज में क्या होता है कि हम एक कैथेटर डालते हैं जिसमें से हम कर्टेज करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। उसके बाद उससे जो भी वेस्टल मटेरियल होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं बोन की साफ को क्लियर देखने के लिए। एंड इन्फेक्शन बोन, जो इन्फेक्टेड बोन है उसे एक्साइज कर देते हैं, निकाल देते हैं। एंड एम्पुटेशन, हम एम्पुटेशन कर सकते हैं जब इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है। सो फर्स्ट है हमारा सुक्वेस्टेक्टोमी। सुक्वेस्टेक्टोमी में क्या होता है, मीन्स रिमूव करना है हमें सुक्वेस्टम, जो भी सुक्वेस्टम फॉर्मेशन हुआ है उसे रिमूव करना है। तो ये हमारा क्या होता है, इन मेडुलरी कैविटी ए विंडो इज मेड ओवरलाइन इनवॉल्क्रम एंड सिक्वेस्टम रिमूव्ड। तो हमारी जो मेडुलरी कैविटी होती है उसमें क्या होता है, सिक्वेस्टम फॉर्मेशन होता है, उसके ऊपर हमारे इनवॉल्क्रम होता है, उसके ऊपर क्लोकिया देखने को मिलता है। तो उन्हें हम इनवॉल्क्रम और सिक्वेस्टम को हमें रिमूव करना है सिक्वेस्टेक्टोमी के थ्रू। एंड नेक्स्ट हमारा सर्जिकल प्रोसीजर है वो सॉसिरेशन है। सॉसिरेशन में क्या होता है कि जो हमारी बोनी कैविटी होती है वो क्या कोलेप्स नहीं करती है, तो हमारे जो भी सबसे हमें देखने को मिलता है, जो मीन्स कैविटी हो जाती है उसे हमें जब फर्स्ट फॉर्मेशन होता है तो उसे जब निकालना होता है तो हम उसे रिमूव करते हैं, उसकी बॉल को डायरेक्टली उसकी बॉल को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि फर्स्ट और ज़्यादा इन्फेक्शन ना करे और अदर हमारे टिश्यूज़ को अफेक्ट ना करे, तो इसलिए हम उसकी कैविटी को ही रिमूव कर देते हैं। Bone cavity is not collapsing in suturation. The cavity is converted into suture by removing its wall, और उसके बॉल को हम रिमूव कर देते हैं ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल, और हम उस इन्फेक्टेड मटेरियल को ड्रेनेज कर देते हैं वहाँ से। सो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इस टाइप की हमारी बोनी कैविटी है, यह हमारी बॉल हो गई बोन की। तो हम इसमें क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं हम बॉल के साथ ही कैविटी की जो बॉल होती है उसे भी रिमूव कर देते हैं और उसे ड्रेनेज कर देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन और अदर टिश्यूज़ को हमारी स्प्रेड ना हो और इन्फेक्ट ना करें। नेक्स्ट हमारा है सर्जिकल ट्रीटमेंट कर्टेज। कर्टेज में क्या होता है हम आपको बता देते हैं। इसमें जो हमारा इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ होते हैं, हमारी जो बॉल ऑफ कैविटी होती है, और जो भी टिश्यूज़ हो गए, स्कार टिश्यू हो गया, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ हो गए, तो वो हमें नॉर्मल देखने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, डाई कराते हैं, डाई एंटर कराते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया हुआ था कि हम डाई एंटर कराएंगे जिससे कि हमें आसानी से हम उसे क्लियर देख सकें, हमें बोन की साफ दिख सके, हमें ईच जो भी उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ है सॉफ्ट है वो ईजिली आराम से दिखे, तो हम इसमें क्या करेंगे, आराम से कर्टेज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जो कैविटी होती है उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक फिल करके एक हमारे पास मीन सक्शन कराते हैं, सक्शन इरिगेशन सिस्टम होता है जिसमें हम एक ट्यूब इंटर कराते हैं, जो ट्यूब होती है वो मेडुलरी कैविटी तक जाती है, वहाँ पे स्लो सक्शन देते हैं और हम कुछ एंटीबायोटिक उसके साथ देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक मिलने से वहाँ के जितना भी अफेक्टेड एरिया है, इन्फेक्टेड एरिया है, वो वहाँ से
वॉश आउट हो जाता है और हम फिर उसके बाद इम्प्रेग्नेंट सीमेंट, जो इम्प्रेग्नेंट सीमेंट होती है, इम्प्रेग्नेटेड, वो सीमेंट हम देते हैं वहाँ पे जो मसल्स फ्लैप करने के लिए जो स्पेस हुआ है उसे फिल करने के लिए और उसे मोबिलाइज करने के लिए। द बॉल ऑफ कैविटी लाइंड बाई इन्फेक्टेड कैल्शियम एंड स्कार टिश्यूज एंड लुकिंग नॉर्मल बोन इज सीन। जो भी कैविटी होती है, इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं, स्कार टिश्यूज होते हैं, उन्हें रिमूव करना होता है और जिससे कि हमें नॉर्मल बोन दिख सके। द कैविटी इज फिल्ड विथ एंटीबायोटिक इम्प्रेग्नेटेड सीमेंट फॉर मोबिलाइजिंग मसल्स फ्लैप एंड डेड स्पेस। जैसे कि इस टाइप की हमें कैविटी जो हो गई है, अभी कैविटी को हमें फिल करना है, तो इसे हम इम्प्रेग्नेटेड सीमेंट होता है उससे हम इसे फिल कर देते हैं और उस ऊपर से हम मसल्स फ्लैप कर देते हैं। मसल्स फ्लैप में क्या होता है, किसी अदर एरिया से हम मसल्स का फ्लैप लेते हैं और फ्लैपिंग क्या होती है, ब्लड सप्लाई से रिलेट होती है। नेक्स्ट हमारा है एक्सीजन ऑफ इन्फेक्टेड बोन, मीन्स जो भी इन्फेक्टेड बोन होती है उसे एक्साइजन कर सकते हैं, मीन्स वहाँ से हम उसे रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अफेक्टेड बोन को एक्साइज कर दें। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सक्शन इरीगेशन। एक ये हमारा प्रोसीजर होता है कंटिन्यूस सक्शन इरीगेशन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जब हमारी सर्जरी होती है तो हम बोन को क्लोज करते हैं, तो इस सिस्टम में हमें क्या, एक ट्यूब होती है, जैसा कि हम आपको अभी डायग्राम में दिखाते हैं। इस टाइप का ये एक प्रोसीजर होता है। तो इसमें एक इनलेट ट्यूब होती है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रही है, ये हमारी इनलेट ट्यूब हो गई। तो ये क्या करती है, मेडुलरी कैविटी में जाती है एंड एक आउटलेट ट्यूब होती है। ये क्या करती है, जितना भी इरिगेशन फ्लूइड हुआ उसे कलेक्ट करता है और हम उसमें क्या करते हैं, इस ट्यूब में, इनलेट ट्यूब में हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, डिटर्जेंट देते हैं, जिससे कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो 4 to 7 डेज चलता है, इरिगेटेड होता है इसमें से। और जो भी एंटीबायोटिक देते हैं और भी, जैसे कि एंटीबायोटिक लेडन एब्जॉर्बेबल पैलेट होता है, एक एंटीबायोटिक लेडन एब्जॉर्बेबल कोलेजन होता है, तो ये देते हैं इससे कि अंदर का जितना भी हमारा इरिगेशन फ्लूइड होता है तो ये इसमें कलेक्ट हो जाता है। इसे हम कर्टेज बोलते हैं, इस प्रोसीजर को भी हम कर्टेज बोलते हैं। तो ये हमारा एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, 4 to 7 डेज चलता है। सो प्रोसीजर हो जाता है कंप्लीट, सारी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या देखने को मिलता है, कोई भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया, मसल शॉर्टनिंग हो गई, बोन शॉर्टनिंग हो गई, डिफॉर्मिटी देखने को मिल जाती है और हमें साइनस ट्रैक्ट मैलिग्नेंसी देखने को मिल जाती है, साइनस और मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है, जॉइंट की स्टिफनेस हो गई, ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मलिटी एंड एमाइलोडोसिस देखने को मिलता है, मीन्स बहुत टाइम तक लॉन्ग स्टैंडिंग पर्सन हो तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम एमाइलोडोसिस बोलते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लिकेशंस थे आज के इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है क्रोनिक ऑस्टियोमाइटिस में, क्रोनिक ऑस्टियोमाइटिस के बारे में। उसका हमने ट्रीटमेंट देखा है। ट्रीटमेंट देखने के बाद हमने पैथोलॉजी देखी है, डायग्नोसिस देखा है, एग्जामिन देखा है, इन्वेस्टिगेशन देखे हैं एंड हमने उसके कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। यदि आपके लिए वीडियो इजीली अंडरस्टैंड है और आप आराम से इसको समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।